हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक लड़की इंडिया गेट पे जाती है, जहां पर देश के बहुत से सेंटीमेंट जुड़े हैं, क्योंकि उस इंडिया गेट पे बहुत से शहीदों के नाम गुदे हुए हैं। दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली का हार्ट जिसको कह सकते हैं आप, जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है टूरिस्ट के हिसाब से, वहाँ पर ये इन्फ्लुएंसर टॉवल में जाती है, टॉवल में डांस करती है और रील बनाती है। बाद में इस पर मामला जब दर्ज होता है, कंट्रोवर्सी होती है, तो इसे वीडियो अपना वापस लेना पड़ता है। उससे कुछ दिन पहले एक बेंगलोर में ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, जब उसने कहा कि बेंगलोर में जितनी भी गंदगी होती है वो नॉर्थ इंडिया से आने वाले लोगों की वजह से होती है। यहाँ भी कोर्ट को दखल देना पड़ा और उन्हें फिर वो अपना वीडियो वापस लेना पड़ा। उससे पहले एक फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो फिज़िकल फिटनेस की बात करता है, फिज़िकल फिटनेस का गाइडेंस के काम करता है सोशल मीडिया पे, अपने आप को सोशल मीडिया फिज़िकल फिटनेस गाइड कहता है। उसका एक वीडियो वायरल होता है जहां पर वो हाईवे पर ओवर स्पीड गाड़ी चला रहा है, और उसको ओवर स्पीड गाड़ी चलाते चलाते एक स्कूटर वाला उस गाड़ी से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। जब साथ बैठी महिला कहती है कि वो गिर गया है, तो वो इन्फ्लुएंसर कहता है कोई बात नहीं, ये हमारे लिए रोज़ की बात है। उस आदमी पे मामला तो दर्ज होता है, लेकिन आज की डेट में वो इस देश के सबसे बड़े रियलिटी शो, वन ऑफ द टॉप रियलिटी शो बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट के रूप में मौजूद है, और कहा जा रहा है कि वो जीत भी सकता है बिग बॉस। एक और शख्स जिनका नाम बहुत कंट्रोवर्सी में रहा, एल्विश यादव, सोशल मीडिया पर मिलियंस है इनके भी, मिलियंस में है इनके फॉलोअर्स भी। ये तो कई कंट्रोवर्सीज में रहे, सांप का जहर से निकालने के लेके, रेव पार्टी से लेके, ना जाने कितनी कंट्रोवर्सीज इनके साथ है। लेकिन पॉलिटिकल क्लाउड भी है इनका, नेताओं के साथ भी अक्सर फोटो इनकी देखी जाती है। लेकिन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर रहे हैं और बिग बॉस के एक OTT सीजन के विनर भी रहे हैं। और इस तरह की बहुत लंबी लिस्ट है। कोई 2 पत्नियों को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, उसे भी बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म में जगह मिलती है। तो कोई अपने आप को जो कहते हैं ना फिटनेस गुरु कहते हैं, और एक दूसरे को देश भर में वीडियोस बना बना के इस तरह से चैलेंज करते हैं जैसे 2 गुंडों की गैंग आपस में लड़ रही हो। फिर एक दूसरे के शहर जाकर वीडियो डालते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। कुछ लोग तो सच में लड़ भी जाते हैं और उसका वीडियो भी बनाया जाता है, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला जाता है। लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में ये लोग वीडियो बनाते हैं जब एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, वो लैंग्वेज भी अपने आप में सबसे निचले दर्जे की होती है। कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ इसलिए स्टार बन जाता है कि वो चाय अलग तरीके से बनाता है, और वो चाय वाला ही इतना मशहूर हो जाता है कि आज की डेट में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाता है। मतलब कहने का कि बहुत लंबी फहरिस्त है इस हिंदुस्तान में, जहाँ पर ऐसे लोगों की एक लिस्ट है जो सिर्फ कहने को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लेकिन दरअसल में वो कंट्रोवर्सीज किंग है। कभी वो निजी जीवन में कंट्रोवर्सीज में होते हैं, तो कभी सामाजिक ताने बाने को लेकर कंट्रोवर्सीज में होते हैं, लेकिन उनका कंट्रोवर्सी के साथ चोली दामन का साथ है, और वो हर एक चीज़ का वीडियो बनाते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालते हैं, और करोड़ों लोगों तक वो वीडियो पहुंचता है। लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें फॉलो भी करते हैं, लेकिन उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट की जगह नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे ज़्यादा हो रहा है, ये भी मालूम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कानून बनाता है ऑस्ट्रेलिया जैसा देश कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना पड़ेगा। जब ऑस्ट्रेलिया ये कानून बनाता है तो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है, हिंदुस्तान में भी चर्चा होती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश नहीं है। इससे पहले फ्रांस ने भी 15 साल की उम्र का एक प्रपोजल रखा था कि 15 साल से की उम्र के नीचे के बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जबकि अमेरिका में तो अभी भी यह है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को पेरेंटल कंसेंट लेनी पड़ती है। लेकिन जिस देश में इसको लेकर सबसे पहले कानून बनना चाहिए था, उस देश में इस पे कानून तो नहीं बन रहा, लेकिन जितना गलत इस्तेमाल ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, उतना ही गलत इस्तेमाल इसका पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कर रही है, जिनको दरअसल ये कानून बनाना है, जिन पे जिम्मेदारी है इसको रोकने के लिए। भारत में क्यों ये बीमारी की तरफ फैल रहा है, इसका कारण ये है कि लगभग 73 मिलियन यानी 7 करोड़ 30 लाख के आसपास भारत में इस वक्त कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे है। और इनका टोटल हर साल की जो वैल्यू है इस इंडस्ट्री की तकरीबन 12 बिलियन रुपीस की है। 12 बिलियन रुपीस इतना इस इंडस्ट्री के साथ है। और इस इंडस्ट्री में जो ब्रांड्स जो इनको स्पॉन्सर करते हैं, जो इन सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी पब्लिसिटी करते हैं, वो 462 करोड़ रुपया 2023 में खर्च किया उन्होंने इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर। एक सर्वे के मुताबिक 70% कंपनियां आज की डेट में इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अपने ब्रांड प्रमोशन करवाना चाहती है। वजह यही कि इनका जो दायरा है वो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इनके, बहुत ज़्यादा है। बिना पढ़े लिखे, बिना कोई डिग्री किए, बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए एक मोबाइल से शुरू करते हैं, उसके पास पैसा कमाना शुरू होता है, फिर हाईटेक गैजेट के साथ ये स्टार सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल कर लेते हैं। हींग लगे ना फिट करी, रंग चोखा ही चोखा। अगर कैटेगरीज देखिए, अगर ये इसमें एक जो कोफ्लुएंस जो एक वो है संस्था है, उसका जो 2024 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत में 3 तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। एक है माइक्रो, एक है मैक्रो, एक है मेगा और एक सेलिब्रिटी। जो माइक्रो है वो एक इंस्टाग्राम रील के लेते हैं 20,000 से 50,000 तक, और यूट्यूब शॉर्ट के लिए लेते हैं 20,000 से 39,000 तक। मैक्रो का जो रेट है वो 60,000 से 1,60,000 तक इंस्टाग्राम के लिए, 40,000 से 1 लाख तक यूट्यूब के लिए। मेगा जो है वो 3 से 5 लाख इंस्टाग्राम के लिए और 1,20,000 से 3 लाख तक यूट्यूब के लिए। और सेलिब्रिटीज़ जो आप देखते हैं ना, आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यूट्यूबर बन गए हैं, इन्फ्लुएंसर बन गए, साथ में वीडियो बनाते रहते हैं। वो इसीलिए बनाते हैं कि वो एक इंस्टाग्राम रील का 7 से 15 लाख रुपया चार्ज करते हैं और यूट्यूब शॉर्ट का 1 से 5 लाख रुपया चार्ज करते हैं। इतना पैसा मिलता है। जब कोई बच्चा पढ़ने में नाकाम हो, पढ़ने में जो डफर हो, जब उसे इतना पैसा मिल जाए, इतना सब कुछ मिल जाए, तो जाहिर सी बात है अचानक मिली पब्लिसिटी, अचानक मिला फेम, अचानक मिला इतना पैसा, दिमाग तो ख़राब करता ही है। अब जब दिमाग ख़राब करता है तो फिर वो सब दिखाना शुरू करता है अपनी ऑडियंस को जो वो कर रहा है, और ऑडियंस को धीरे धीरे अपने उसी अंदाज में ढाल देता है, अपनी एक ऑडियंस बना लेता है। उस ऑडियंस को भी अगर वो इन्फ्लुएंसर कुछ और दिखाना चाहे तो देखना पसंद नहीं करती, उन्हें वही चाहिए। अगर कोई किसी को चैलेंज कर रहा है, कोई कंट्रोवर्शियल है, तो वो उसी को देखना पसंद करते हैं। अब एल्विश यादव या फिर ये जो 2 बीवियों वाले हैं, अगर ये कुछ और दिखाएंगे तो शायद नहीं देख पाएंगे, ये इनका चैनल नहीं चलेगा या इनके जो प्लेटफॉर्म में नहीं चलेंगे। लेकिन जब तक ये परोसते रहेंगे वो देखते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने एक तरह की लत लगा दी है अपने ऑडियंस को कि तुमको यही सब देखना है। और हैरानी की बात यह है कि इनका 70% जो कंज्यूम होता है, इनका जो कंटेंट, वो 16 से लेके 26 साल की उम्र के बीच होता है। इतना इनका इन्फ्लुएंस है युवा पीढ़ी पे, और वो सब कंज्यूम करते हैं। इसीलिए ये जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, बड़े बड़े टीवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स को हराकर बिग बॉस जैसे शो जीत जाते हैं। एक इंसान जिसे न सुर का पता होता है, न ताल का पता होता है, वो रैपर बन जाता है, वीडियो बनाता है, वो वीडियो लोगों को पसंद आ जाता है। क्या उसमें बोल हैं, क्या उसके लिरिक्स है, किसी को समझ में नहीं आते, तुकबंदी जोड़ देते हैं, स्टार बन जाते हैं, और बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म उन्हें अपने यहाँ पर इनवाइट करता है, विनर बना देता है, वो और भी ज़्यादा बड़े स्टार हो जाते हैं। ये इस देश में हो रहा है। और जब ऑस्ट्रेलिया वो रूल पास करता है तो सिर्फ डिस्कशन हमारे यहाँ पर होती है, उसके आगे कुछ नहीं होता। और भारत में
क्यों मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वाले रूल की ज़्यादा ज़रूरत है, वो इसलिए कि यहाँ पर इसके पॉजिटिव, सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूज की जगह नेगेटिव यूज ज़्यादा हो रहे हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार एक्सेसिव यूजेस ऑफ सोशल मीडिया नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ में जो डाटा है भारत में, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट बच्चों पर हो रहा है। बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। ये दरअसल पूरी इंडस्ट्री को जो बूम मिला वो मिला लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन के दौरान आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए कोई साधन नहीं था, बच्चों की क्लासेस का, स्कूल जाने का कोई साधन नहीं था, तो एक रास्ता निकाला गया कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए। वो ऑनलाइन क्लासेस का चस्का ऐसे पड़ा कि बच्चों के हाथ में, तब तक मोबाइल देने से माँ बाप घबराते थे, लेकिन तब मजबूरी में बच्चों के हाथ, हर बच्चे के हाथ मोबाइल पहुँच गया। उस मोबाइल ने बच्चों को इंटरनेट की तरफ मोड़ दिया और इंटरनेट के थ्रू ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब की तरफ मोड़ दिया और वो एडिक्शन उनकी बढ़ती गई और आज 4-5 साल में ही भारत में ये हालत हो चुका है कि 73% बच्चों, अगर आप डाटा के हिसाब से देखें तो 73% बच्चे इंटरनेट के एडिक्शन का शिकार हैं। इंटरनेट का एडिक्शन हो चुका है बच्चों को। वो चाहे कुछ भी देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ नेगेटिव ही देख रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं चाहे पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं, पर 73% बच्चों को लत लग चुकी है इंटरनेट की। एक तरह से जिसको कहते हैं जैसे नशे की लत लगती है वैसे लग चुकी है। और हमारे नौजवान तो इस देश में बहुत बड़ी तादाद में, जैसे मैंने कहा कि 73% कंज्यूम, ये जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर का डाटा है, वो 16 से 26 साल की उम्र के, 14 से 26 साल की उम्र के बच्चे करते हैं। इस देश में, जैसे मैंने पहले कहा कि क्यों ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा इस देश को कानून की ज़रूरत है, उसकी वजह यह है कि अगर सोशल मीडिया के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं अगर वो रहते तो ज़्यादा हैरानी की या ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जैसे एजुकेशन, कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, ये सब का इस्तेमाल कहीं पीछे रह गया। ये सब चीज़ें उस लिस्ट में कहीं पीछे रह गई और आगे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, उन्होंने नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहले जो सबसे टॉप पे है वो है फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन। आपने अक्सर देखा होगा कि एक एडिटेड वीडियोज़ या एडिटेड इन्फॉर्मेशन या इस तरह की चीज़ें इतनी जल्दी इस देश में वायरस होती है, सही खबर आप तक नहीं पहुंचती, सही इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचती, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई फैलती है तो वो है फेक न्यूज़। और इस फेक न्यूज़ के चक्कर में बहुत बार इंडियन सोसाइटी में गड़बड़ भी हुई है। खास करके जब कोई टेंशन वाला माहौल होता है तब ये वीडियोज़ इतनी जल्दी वायरल होते हैं कि ये और ज़्यादा देश का माहौल ख़राब करते हैं। वो चाहे दो समुदायों के बीच का झगड़ा हो या पॉलिटिकल टेंशन हो या कुछ और चीज़ हो या किसी को डिफेम करने वाला हो, वो सब नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत जल्दी इस देश में कैचअप होता है। इसलिए आज की डेट में सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है सोशल मीडिया। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो आता है कि प्रोपेगेंडा टूल। इस सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल कर दिया, जिसमें सबसे टॉप पे आती है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने ओपोनेंट को नीचा दिखाने के लिए, अपने ओपोनेंट के बारे में झूठ फैलाने के लिए जिस लेवल पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है वो शायद दुनिया में किसी देश में नहीं होता। होना ये चाहिए था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी अपनी अचीवमेंट और अपने फ्यूचर प्लान या फ्यूचर एक्शन ऑफ प्लान क्या है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए करते, लेकिन यहाँ इस्तेमाल होता है अपने ओपोनेंट को नीचा दिखाने के लिए या अपने ओपोनेंट के बारे में झूठी खबरें फैलाने के लिए। ये एक प्रोपेगेंडा सेल के रूप में काम करने लगी है सोशल मीडिया। दूसरा बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट इसका ये है। एक और जो बड़ा नेगेटिव इफेक्ट सोशल मीडिया का वो है एडिक्शन। अभी तक एंटरटेनमेंट के तौर पर सोशल मीडिया को भारत में लोगों ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन कुछ ही समय में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट से ज़्यादा एडिक्शन का रूप ले चुके हैं। हर उम्र के लोग, हर तरह के लोग इसके आदी हो चुके हैं। कोई ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से कोई जो है हेल्थ कंटेंट देखता है, कोई एजुकेशन कंटेंट देखता है,
कोई इंटरटेनमेंट कंटेंट देखता है, कोई स्पोर्ट्स देखता है, कोई कंट्रोवर्सीज देखता है, लेकिन देखता ज़रूर है। ये एक एडिक्शन से बन गई है। आपने अक्सर एक तस्वीर सोशल मीडिया पे देखी होगी कि हमारा परिवार करके, जॉइंट फैमिली करके, जहाँ घर के 5-6 मेंबर बैठे हुए दिखाए जाते हैं और सब अपने अपने फ़ोन पे अलग अलग लगे होते हैं। ये इम्पैक्ट हो चुका है इस देश में ये सोशल मीडिया का। एक जो सबसे खतरनाक मुझे लगता है आने वाले वक्त में इम्पैक्ट होने वाला, वो है ट्रोलिंग के ज़रिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। किसी बच्चे की किसी फ़ोटो पे आपको इतने भद्दे भद्दे कमेंट मिलते हैं, कभी बच्चियों के कमेंट पर, उसकी फ़ोटोग्राफ्स पर, लड़कियों के फ़ोटोग्राफ्स पर इतने भद्दे भद्दे कमेंट मिलते हैं कि पढ़ने वाला वैसे ही डिप्रेशन में चला जाए। ये जो ट्रोलिंग के तौर पे इसको शिकार के हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा है, ये बहुत ख़तरनाक इस देश के लिए। और इसी से जुड़ा एक और चीज़ है प्राइवेसी। अब आप जब सोशल मीडिया पर इतना डाटा कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी जो है वो साइट्स हैं, बहुत सारे आप वहाँ अकाउंट बनाते हैं, तो अपना डाटा आप शेयर करते हैं। कभी किसी ने सोचा है वो डाटा कहाँ जाता है? आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे किसी भी साइट पे एक शब्द डालते हैं, आप एक जगह अपना टेलीफोन नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, वो मोबाइल हज़ारों जगह पहुँच जाता है तुरंत। और आपने कभी सोचा है कि कैसे आपको कॉल आने लग जाते हैं, कैसे आपको मैसेजेस आने लगते हैं, कैसे आपको व्हाट्सएप आने लगते हैं? वो ऐसे ही कि आप एक बार जब एंटर करते हो, वो हज़ारों जगह आपका नंबर पहुंच जाता है। डाटा इस लेवल तक बेचा जाता है कि बहुत सी कंपनियां इसी पे जिंदा है। उनका मेन काम जो दिखने में कुछ और है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के दरअसल ये है कि वो आपका डाटा बेचते हैं और वो डाटा खरीदने के लिए दुनिया भर की कंपनियां मौजूद हैं। प्राइवेसी में आपका पूरे इंटरफेरेंस है और उसी का नतीजा है ये जो आजकल नई तरह के क्राइम हो रहे हैं, जो डिजिटल अरेस्ट तक का क्राइम हो रहा है। वो डिजिटल अरेस्ट का जो नया धंधा चला है वो कैसे चला है? वो आपके इसी डाटा की वजह से आप तक पहुंचते हैं। आप अपनी हर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं तो फिर वो डाटा उन तक पहुंचता है। जो बड़ा आदमी है, जो समझदार है, जो बालिग है, वो फिर भी, बहुत सारे लोग फिर भी फंस जाते हैं हमारे देश में, क्योंकि एजुकेशन की कमी है, जो है अवेयरनेस की कमी है। लेकिन जो 16 साल से नीचे के बच्चे हैं, अगर उन्हें इस तरह का फंसाया जाएगा, इस तरह से डराया धमका जाएगा, तो वो बच्चा किसी से नहीं कहेगा। वो दो ही सिचुएशन में जाएगा, या तो उनके झांसे में आ जाएगा या फिर उनकी धमकियों की वजह से डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर क्या कदम उठाते हैं बच्चे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा हिंदुस्तान में इस वक्त सिनेरियो है। ये जो सोशल मीडिया, सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इनको रोकना आज की डेट में बेहद ज़रूरी है। इन पे लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नहीं भी इन पे लगाम लगा सकते, नहीं कोई कड़ा कानून बना सकते, तो कम से कम ऑस्ट्रेलिया की तरह इस देश में एक ऐसा कानून तो होना ही चाहिए जहां एक सर्टन एज ग्रुप, 16 साल मेरे हिसाब से परफेक्ट है, कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया हैंडल करने की इजाज़त ही ना मिले। अपना अकाउंट तो छोड़िए, अपना अकाउंट बनाना तो दूर की बात, सोशल मीडिया चलाने की भी इजाज़त ना मिले। उन्हें सिर्फ इजाज़त मिले आपका एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे ऑनलाइन क्लासेस है अगर वो उसकी मिले, या आपको एजुकेशन से रिलेटेड ऑनलाइन कोचिंग लेनी है जो उससे आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ों से उन्हें दूर रखा जाना चाहिए और उन पर ऑस्ट्रेलिया की तरह पेनल्टी होनी चाहिए। ना सिर्फ जो यूज़ कर रहा है उस पर पेनल्टी होनी चाहिए, जो कंपनीज़ जिनका वो साइट में जा रहा है, जिनको वो यूज़ कर रहा है, उन कंपनीज़ पर भी, उन सोशल साइट पर भी जुर्माना होना चाहिए। और दूसरी बात, इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी एक गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है कि किस तरह का कंटेंट ये सोसाइटी में दिखा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सोसाइटी को परोस दो, अपने पर्सनल झगड़े परोस दो, अपने दो बीवियों के कल्चर को परोस दो, आप संगीत के नाम पे कुछ भी परोस दो, आप फैशन के नाम पे कुछ भी परोस दो। इन सब चीज़ों पे लगाम लगानी ज़रूरी है। आप न्यूज़ के दायरे में ही देखिए, न्यूज़ एक सीरियस बिजनेस है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, खास करके ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म पे, जो सबसे ज़्यादा सीरियस बिजनेस है वो न्यूज़ बिजनेस है। आज की डेट में सोशल मीडिया पे आपको हज़ारों, मेरे ख्याल से भारत में तो लाखों न्यूज़ के नाम पे चैनल चल रहे हैं
वो लोग जिन्हें बोलना नहीं आता, जिन्हें पढ़ना नहीं आता, जिन्होंने 12वीं तक पास नहीं की, बहुत सारे लोग ऐसे न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। कहीं का रोड़ा कहीं की ईंट जोड़ के वो जो है उस चैनल में डाल देते हैं और उसमें ज़्यादातर इंफॉर्मेशन की जगह मिस इन्फॉर्मेशन होती है। और उस पे ये भी नहीं रहता कि कोई लगाम रखी जाए या कुछ इस तरह का रखा जाए, कोई फ़र्क नहीं। यूट्यूब जो सोशल साइट है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, इनकी जो अपनी गाइडलाइंस है उनको बखूबी किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए ये कंपनियों को भी सरकार को टाइट करना होगा, इनको गाइडलाइंस अपनी टाइट करनी होगी। लेकिन उससे बेहद ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या दूसरी जो देश हैं इनसे सबक लेते हुए भारत में जल्द से जल्द ऐसा एक कानून लाया जाए जहां पर इन सब चीज़ों को रोका जाए। खास करके मेरी तो एक ही गुजारिश है कि आप कुछ और रोके ना रोके सरकार, ये जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, इनके इन्फ्लुएंस को इस देश के नौजवान पीढ़ी, इस देश के बच्चों पर कम किया जाए, क्योंकि इनके इन्फ्लुएंस से कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है। इस देश की सोसाइटी में, इस देश के युवाओं में सिर्फ नेगेटिव हो रहा है और वो नेगेटिव चीज़ें परोस के ये तो पैसा कमा रहे हैं लेकिन देश की सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि कम से कम इन लोगों को ना महिमा मंडित किया जाए और ना ही इन्हें इस तरह का कंटेंट परोसने की इजाज़त दी जाए। और ये जो टेलीविज़न चैनल है, बिग बॉस जैसे जो शो हैं, इन पर भी एक लगाम लगाई जाए कि जो कंट्रोवर्शियल है, जो कंट्रोवर्सी में है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो विवादों में है, आप उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे कैसे जगह दे सकते हैं। फिर उनके सपोर्टर वोटिंग करके और उनके सपोर्टर को अपना व्यूअर बनाने के चक्कर में आप उन्हें विनर भी बना देते हैं। ऐसी चीज़ों पर भी तुरंत रोक लगने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया देखते हो तो आप इंडिविजुअल अपने अपने मोबाइल पे देखते हो, लेकिन जब आप घर में टीवी देखते हो तो हिंदुस्तान के ज़्यादातर घरों में एक टीवी होता है। जब बड़ा शो, कोई बिग बॉस जैसा शो देखा जाता है तो वो एक टीवी पे देखा जाता है और सारे घर वाले मिलकर देखते हैं। तब वो डाटा वो कंज्यूम होता है बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को कम करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हमारे देश की सरकार भी जगह और ऑस्ट्रेलिया की सरकार से कुछ सीखे। नमस्कार।